हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूजी लर्निंग क्लासेस। ये अपनी केमिस्ट्री की 6th क्लास है। और यदि आपको पहले की बुक पे जाना है या पहले की टॉपिक्स पे स्टडीज़ करना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। और हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया, उसमें लिंक दी हुई है, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। Welcome student, this is the 6th class of chemistry on haloalkenes and haloarenes. There is first factor, haloarenes are less reactive the haloalkane due to the resonance. अगर अपन हेलोएल्केन और हेलोएरीन की बात करते हैं तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप। ठीक है, पी ब्लॉक में आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कैसे हैं? हेलोजन ग्रुप है। अगर ये एरीन मीन्स बेंजीन रिंग, मतलब C6H6, उस बेंजीन रिंग में अगर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट इज C6H5X। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हेलोएरीज। और हेलो एल्केन की बात करें, मतलब एल्केन चेन, आप चेन जानते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये चेन को अपन क्या बोलते हैं? जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सबको अपन क्या बोलते हैं? एल्केन। अगर उसमें हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। ठीक है, तो हेलो एरीन और हेलो एल्केन का कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि जो हेलो एरीन है दे आर द लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू हेलो एल्केन जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। आप सभी जानते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो अब बेंजीन रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड होते हैं, घूमते रहते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? बेंजीन रिंग में बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब उनकी रिएक्शन करने की कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू एल्केन। ठीक है, एल्केन में रिएक्शन स्पीड से होगी और बेंजीन रिंग में अगर कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको अपन हेलोएरीन बोलेंगे और उसकी रिएक्शन करने की स्पीड कैसी होगी? कंपैरिजन में कम होगी। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। ओके, तो सेकंड फैक्ट पर चलते हैं। ग्रेटर द डायपोल मूवमेंट, ग्रेटर द पोलैरिटी, ग्रेटर द रिएक्टिविटी। अगर अपन रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? उस मॉलिक्यूल के पोलैरिटी पर डिपेंड करती है। पोलैरिटी मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। अगर अपन H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो H+ आयन और OH- आयन में टूट जाता है, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्रिएट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? पोलैरिटी बोलते हैं। और पोलैरिटी भी किस पर डिपेंड करती है? उसके डायपोल मूवमेंट पर। तो जितना ज़्यादा डायपोल मूवमेंट होगा उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी? पोलैरिटी होगी और उतना ही उसकी रिएक्शन करने की स्पीड होगी। सेकेंड फैक्ट पर चलते हैं। अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 enantiomer equal proportion is called racemic mixture. रैसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अगर अपन रैसमिक मिक्सचर की बात करें, रैसमिक मिक्सचर में डी और एल फॉर्म क्या होते हैं? सेम कंपोजिशन में होते हैं। सेम कंपोजिशन में कैसे? अगर आप किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर लाइट डालते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है और उसको अगर आप निकोल प्रिज्म में से होकर गुजारते हैं तो वो या तो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा या राइट साइड रोटेट कर देगा। तो उस पर अपन डी और एल फॉर्म का कंपैरिजन करते हैं और यदि 50% डी फॉर्म है और 50% एल फॉर्म है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रैसमिक मिक्सचर होगा। ठीक है, और वो रैसमिक मिक्सचर कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि उसमें डी और एल फॉर्म क्या है? 50-50% है। ओके, सेकेंड फैक्ट पर चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ enantiomer इज इनटू द रैसमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसमाइजेशन। ऊपर अपन ने बात करी रैसमिक मिक्सचर की, तो इसके बनने की जो प्रोसेस होते हैं उसको अपन ने क्या नाम दे दिया है? रैसमराइजेशन। रैसमिक मिक्सचर कैसे बनेगा? enantiomer के कन्वर्जन ऑफ enantiomer, मतलब जब enantiomer कन्वर्ट होंगे रैसमिक मिक्सचर में तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रैसमराइजेशन। ठीक है, फिफ्थ फैक्ट पर चलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4 रेजिस्ट द हाइड्रोलाइसिस विद बॉइलिंग वाटर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन कार्बन एटम। ओके, तो आप जानते हैं कि कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मतलब 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो ये s का एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस p में एंटर कर जाएगा तो p के जो तीनों ऑर्बिटल है वो एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हो जाएंगे और 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पर बात करते हैं, जैसे अपन ने डायग्राम शो किया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और p में कैसे हो जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रोल। मैंने ये s के डबल जो इलेक्ट्रॉन थे उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, इस p ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, सिंगल सिंगल हो गए। और इन चारों इलेक्ट्रॉन के साथ कौन बाइंड अप हो जाएगा, क्लोरीन एटम बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो चार इस फर्स्ट 1s ऑर्बिटल में पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस है, और ये जो 4 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये किससे बाइंड अप हो जाएंगे, क्लोरीन एटम से बाइंड अप हो जाएंगे। तो जब क्लोरीन एटम से बाइंड अप हो जाएंगे तो सारे ऑर्बिटल फिल्ड हो जाएंगे और डी ऑर्बिटल उसको मिलेगा ही नहीं। तो जब डी ऑर्बिटल कुछ खाली जगह ही नहीं है तो रिएक्शन होने की स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी या नहीं के बराबर हो जाएगी। इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो वाटर से या बॉइलिंग वाटर से फैक्टर नंबर 6 पर चलते हैं। द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड इज बेस्ट अकॉम्प्लिश्ड बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। आप जो स्वार्ट्स रिएक्शन नीचे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, C2H5Cl प्लस AgF इक्वल टू C2H5F प्लस AgCl। तो अगर आपको एल्किल चेन में फ्लोरीन ग्रुप चाहिए, फ्लोरीन से हैलोजन, फ्लोरीन ग्रुप को आपको अटैच करवाना है तो आप कौन सी रिएक्शन करवाते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन कराते हैं। इससे ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली किसके लिए यूज़ की जाती है, द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड, फ्लोराइड ग्रुप को अटैच करवाने के लिए ही करवाई जाती है। अगर आपको क्लोरीन और ब्रोमीन या आयोडीन अटैच करना है तो उसके स्वार्ट्स रिएक्शन उस पर परफॉर्म नहीं होगी, सिर्फ किसके लिए परफॉर्म होगी, फ्लोरीन के लिए परफॉर्म होगी। ओके, आई थिंक आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं, फैक्ट नंबर 7। फॉस्जीन कॉमनली नोन एज कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, फॉस्जीन को जनरली अपन किस नाम से जानते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज जनरली एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि फॉस्जीन को अपन अनदर नेम में क्या किस नाम से जानते हैं, तो कार्बोनिल क्लोराइड में, जबकि जनरली कैसी है, हार्मफुल गैस है। ओके, फैक्ट नंबर 8 पर चलते हैं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज higher melting point than its ortho and meta isomers because para isomers has a symmetrical crystallization structure। ठीक है, तो अगर अपन ऑर्थो और मेटा का कंपेयर करते हैं तो बेंजीन रिंग में अगर डाइक्लोरोबेंजीन मतलब 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं बेंजीन रिंग में तो उसको अपन ने डाइक्लोरोबेंजीन बोला हुआ है। और अगर उसकी ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो जनरली कैसे होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, कम होगा। और जो कि पैरा आइसोमर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर अपन बात करते हैं बेंजीन रिंग की, तो बेंजीन रिंग में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन जो होती है वो ऑर्थो पोजीशन, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन कैसी होती है, दिस इज मेटा पोजीशन, ये ऑर्थो, और ये कैसी हो जाती है, पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो और मेटा का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, एज कम्पेयर टू पैरा पोजीशन कम होगा, मतलब पैरा का सबसे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर इनकी सिमेट्री देखें तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन राइट साइड एंड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लेफ्ट साइड। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इस कारण से जो पैरा आइसोमर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, ज़्यादा होता है, और ऑर्थो और मेटा का कम होता है। क्यों, क्योंकि पैरा पोजीशन पे अगर ऊपर और नीचे, जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे, मतलब इधर और इधर क्या है, वो क्लोरीन एटम अटैच्ड है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, सिमेट्रिकल हो गई। इस कारण से इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फैक्ट नंबर 9, SN1 इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वाइल द SN2 इज अ बाई मोलिकुलर रिएक्शन। तो आप सभी ने SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी हुई है, जिसमें एक SN1 और SN2 का अपन नाम सुनते ही हैं। तो अपन SN1 और SN2 को कंपेयर करते हैं तो SN1 जो होती है यूनिमोलिकुलर होती है और SN2 कैसी हो जाती है, बाई मोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। फैक्ट नंबर 10 एट लास्ट है ये। In nucleophilic substitution reaction, the strength and reactivity of nucleophile is called the nucleophilicity। आप जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल को अपन क्या करवाते हैं, अटैक करवाते हैं ऑन रिएक्टेंट पर। रिएक्टेंट पर जब वो अटैक करता है तो उसके अटैकिंग स्पीड या स्ट्रेंथ
जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, इसको अपन उसकी क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी होते हैं। मतलब जितना स्ट्रांग है, जितना ताकतवर इंसान होता है, वो उतनी स्पीड से सामने वाले इंसान को क्या कर सकता है, धक्का दे सकता है या गिरा सकता है। तो उस ताकतवर इंसान को अपन ने किससे कंपेयर किया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल से कंपेयर किया हुआ है। तो जितना ताकत होगी या जितना स्ट्रेंथ होगा न्यूक्लियोफाइल फाइल के पास, वो उसकी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। ठीक है, आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर द स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्लाइड्स के साथ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे फिर से। थैंक यू। Thank you student. I hope you like this video. So do like, share and comment and subscribe my channel. Thank you.